अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 2 बायोस्टैटिस्टिक का लेक्चर करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन पढ़ा, जिसको क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको बायोस्टैटिस्टिक्स में टेस्ट से पहले पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है। तो इन सबको हम पढ़ क्यों रहे थे? हम पढ़े थे इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जनरल प्रोसीजर्स कौन से हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है बेसिकली जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव है, इन दोनों में से आपका कौन से वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, ये उसके कुछ मेथडोलॉजीज है। जैसे देखें, जो इसके बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, हाइपोथेसिस को आपने बनाना है। ठीक है, अब वो कौन सा हाइपोथेसिस बनाना है? आपने नल और अल्टरनेटिव दोनों हाइपोथेसिस अपने क्वेश्चन को देख के, अपनी प्रॉब्लम को या अपने रिसर्च टॉपिक को देख के आपने अपना हाइपोथेसिस जनरेट करना है। ठीक है, स्टेप 2 क्या आ गया? स्टेप 2 आ गया, जैसे ही आपने हाइपोथेसिस बनाया, आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है। आया कि 0.01 है या 0.05 है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में आप कोई ना कोई अपना ये स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट अप्लाई करते हो। जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, पेयर टेस्ट या एफ टेस्ट, कौन सा भी टेस्ट अप्लाई करना हो वो आप अपने जो गिवन क्राइटेरिया है उसको देख के डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अब तक हमने 3 स्टेप पढ़े, टोटल इसके 6 स्टेप है। सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस जनरेट करना है। हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद हाइपोथेसिस या आपका अल्टरनेटिव होगा या नल होगा। उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है, जो 0.01 या 0.05 होगा। उसके बाद आपने अपना कोई टेस्ट डिसाइड करना है कि आपने इसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। फिर आ जाता है 4th स्टेप। जो 4th स्टेप है, इसमें होता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, आपने अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हुए एक ग्राफ ड्रा करना है, जिससे आपको पता चलेगा क्रिटिकल रीजन कौन सा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से क्रिटिकल रीजन के बारे में बताया। क्रिटिकल रीजन डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल रीजन बाय observing alternative hypothesis with a given level of significance and test of statistics। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट अप्लाई करने से क्रिटिकल रीजन का पता चलेगा। ठीक है, स्टेप 5 क्या है? आपने जो भी रिजल्ट्स आए हैं, आपके जो क्रिटिकल रीजन है उसको देखते हुए आपका जो सैंपल डाटा है उसके ऊपर जो आपने टेस्ट अप्लाई किया है, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको आप कंप्यूट करोगे। कंप्यूट करने के बाद आप कंक्लूजन निकालोगे कि आया कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। ठीक है, तो 4th सबसे पहला स्टेप है, आपने हाइपोथेसिस जनरेट करना है। सेकंड स्टेप है, आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना है। थर्ड स्टेप है, आपने स्टैटिकल टेस्ट डिसाइड करना है कौन सा आप अप्लाई करेंगे। 4th स्टेप है, आप क्रिटिकल रीजन को देखोगे। क्रिटिकल रीजन क्यों देखते हैं? ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यूज पता चले। क्रिटिकल वैल्यूज से हमें जो अल्टरनेटिव है हाइपोथेसिस है उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे हम उन्हीं टेस्ट से जो डाटा निकला है, जो रिजल्ट निकला है, उसको कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है।
अब इन सारे स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, एनी स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंप्लेन अबाउट एनी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। किसी पॉपुलेशन या सैंपल के ऊपर आप अगर कोई अपनी स्टेटमेंट बयान करो या कोई दावा करो या कोई भी इस तरह अजम्पशन दो तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। जैसे पाकिस्तान का मैच हो रहा हो ना, पाकिस्तान इंडिया का, तो आप कहेंगे पाकिस्तान जीतेगा, तो ये क्या हुआ, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, पाकिस्तान विन्स द मैच अगेंस्ट इंडिया, तो ये एक हाइपोथेसिस की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, अब स्टैटिकल हाइपोथेसिस, वो ये तो बात थी जनरल हाइपोथेसिस। अब है स्टैटिकल हाइपोथेसिस, एनी स्टेटमेंट, अजम्पशन और क्लेम अबाउट एनी स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टैटिकल हाइपोथेसिस। पॉपुलेशन की जो स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके लिहाज से आप कोई स्टेटमेंट दो, अजम्पशन दो, तो आप इसको बोलेंगे स्टैटिकल हाइपोथेसिस। जैसे आप पहले आपने सिंपल बात की पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतेगा, अब स्टैटिकल वैल्यूज क्या आएंगी कि हम रन्स के हिसाब से बता देंगे, बॉल्स के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान विन द मैच अगेंस्ट इंडिया बाय 30 रन। ठीक है, तो ये होगी आपका स्टैटिकल हाइपोथेसिस, जिसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस और स्टैटिकल हाइपोथेसिस में स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस है। अब सिंपल हाइपोथेसिस है एक, if statistical hypothesis is expressed by numerical value by using equal sign is called simple hypothesis। अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस इक्विवेलेंट के साइन को शो करते हुए बनाएं तो आप इसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। फर्ज करें आपकी क्लास के बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो 55 इंचेस है, तो हम इसका क्या हाइपोथेसिस देंगे, एवरेज हाइट म्यू इज इक्वल टू 55 इंचेस। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। इफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय ए क्लास ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज बाय यूजिंग नॉन इक्विवेलेंट साइन, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू साइंस को हम यूज करते हुए अपने कंपोजिट हाइपोथेसिस को बनाते हैं। अगर किसी हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन होगा तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस, अगर किसी में ये वाले साइंस होंगे तो हम उसको कंपोजिट हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे एवरेज हाइट वाज नॉट इक्वल टू 55 इंचेस, म्यू इज ग्रेटर देन 55, सॉरी लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्विवेलेंट टू, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ये सारा हमने कंपोजिट हाइपोथेसिस का एग्जांपल देखें। अब उसके बाद नल हाइपोथेसिस की बात आए तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस बेसिकली सैंपल ऑब्जर्वेशन होती हैं जो प्योरली बाय चांस होने का कंडीशन हो सकती है। इसकी आप दूसरी डेफिनेशंस भी कर सकते हैं, इसको हम एच नोट से जाहिर करते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या है, जो आपकी स्टेटमेंट से, जो आपके हाइपोथेसिस से 180 डिग्री डिफरेंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, जो आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस है, आपका जो एक्चुअल रिसर्च टॉपिक है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 और HA से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके सैंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि नॉन रैंडम काज की वजह से हो सकती हैं। अब हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे बनाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज टू एस्टेब्लिश नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, हमने हाइपोथेसिस जनरेट करना है, नल और अल्टरनेटिव दोनों हाइपोथेसिस जनरेट करने हैं। These hypotheses are formulated in such a way if one is accepted the other one is rejected। तो हम इस तरह हाइपोथेसिस बनाते हैं ताकि अगर एक रिजेक्ट हुआ है तो दूसरा एक्सेप्ट हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो,
ये ना दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हो, तो एक गलत हो और दूसरा एक्सेप्ट हो जाए तो हम दूसरे में भी परेशान हो जाएं कि अगर पहला भी इसी जैसा था तो दूसरा हमारा क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ या क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ। ठीक है, द नल हाइपोथेसिस मस्ट कंटेन साइन ऑफ इक्वालिटी लाइक इक्विवेलेंट, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेन नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट, ग्रेटर देन और लेसर देन। ठीक है, आपके जो नल हाइपोथेसिस के साइन वो इक्वल, लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, जबकि जो अल्टरनेटिव होता है उसमें इक्विवेलेंट, नॉट, ग्रेटर देन और लेसर देन, ये आपके साइंस होते हैं। जैसे आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो होगा थीटा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन, फिर अगर नो, फिर लेसर देन की भी बात आ सकती है। अगर अल्टरनेटिव में थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट के, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल नॉट टू थीटा नॉट। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, हमने ये दूसरा साइन भी यूज कर सकते हैं, लेसर देन और इक्विवेलेंट टू थीटा नॉट, और अल्टरनेटिव क्या बनेगा, ग्रेटर देन। ठीक है, सेम इसी तरह। अब हमने कुछ एरर्स पढ़े थे। स्टेप 2 क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि उसका हमने एरर्स देख लेने हैं। एरर्स क्या होते हैं, अल्फा एरर, बीटा एरर। हमने इसकी 4 कंडीशंस देखी थी कि जब आपका जो नल हाइपोथेसिस गलत है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये था करेक्ट डिसीजन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, तो ये करेक्ट डिसीजन है। सेकंड नंबर पे आपका एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस ठीक होता है फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो जब वो सही है आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपने ठीक फैसला किया। फोर्थ नंबर पे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, आपका नल हाइपोथेसिस गलत था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये गलत डिसीजन है। तो जब आप डिसीजन लेते हो तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, एरर 2 टाइप्स की हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, अल्फा और बीटा एरर। जो अल्फा एरर है कब आता है, जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, टाइप 2 कब आता है, जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, अब इसको देखते हुए स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। अल्फा एरर को, टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टाइप 1 एरर जो अल्फा है और उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्योंकि सेम है इसकी वैल्यूज, तो इसमें डिफरेंस क्या है, टाइप 1 अल्फा एरर इज कैलकुलेटेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड लेवल सिग्निफिकेंस इज प्री एज्यूम्ड वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम अपने रिसर्च शुरू करने से पहले ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो टाइप 1 एरर है वो हम अपने टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि कितना इसमें एरर है। ठीक है, टाइप 1 एरर एक ऑथेंटिक वैल्यू है। हाउ टू फाइंड टाइप 1 एरर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, हम किस तरह टाइप 1 एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 taken from a normal population with the known variance 16, test the null hypothesis mu is equal to 25, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, म्यू ग्रेटर देन 25। ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ सैंपल मीन ग्रेटर देन इक्वलेंट टू 26। ठीक है, अगर आपका सैंपल मीन 25 की बजाय 26 आ जाता है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 26 है,
ये इसका फार्मूला इसको कैलकुलेट करने का। अल्फा इज इक्वल टू पी एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 26। ठीक है, ये हमारा एक सैंपल है। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी इन वैल्यूज को जी टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया। एक में ये देखिए एक्स नोट माइनस म्यू नोट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन किए। ठीक है, सेम इसी तरह इधर ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू देख लेते हैं। ये हमारा जी टेस्ट है, ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू हमने इसमें वैल्यूज पुट की। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप 1 एरर के आया कि आपका जो 1 माइनस पी है वो इज इक्वल टू जेड ग्रेटर देन 2.16। ठीक है, तो आप माइनस कर लोगे, पहले जो वैल्यूज आएंगी वो आपका अल्फा एरर आएगा। हाउ टू फाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब भी कोई स्टेटमेंट आती है उसमें जो वो बताता है ना, फर्ज करो आपका, मैंने एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि आपका रिजल्ट आया, मुझसे पूछा जाए कि फिजियोलॉजी का कितने परसेंट तक रिजल्ट आएगा, तो मैं कहूँगी 90% या 95। जो बाकी का एरर है वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिर्फ इसी तरह आप एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करो, आप देखो कि कितनी अरेंजमेंट कंप्लीट है, आप कहें 99%, और जो 1% है वो आप एरर डिफाइन कर देते हो या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर देते हो। फिर इसी तरह एग्जांपल 3 है कि हैव यू फिनिश योर प्रिपरेशन फॉर प्रोग्राम। आपने कोई प्रोग्राम तैयार करना है तो उसकी आपने प्रिपरेशन कर ली है, तो आप 90% कहते हो कि कंप्लीट है, और 10% उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देते हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है कि आप अपना जो टेस्ट है उसको आप अप्लाई करते हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज फॉर्मूला यूज्ड टू मेक डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन इट। तो आप सैंपल डाटा से जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करते हुए अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट कंप्यूट करते हो। स्टेप 4 क्या है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपको मैंने कल बहुत अच्छे से बताया। वन टेल्ड होता है, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड टेल्ड और टू टेल्ड। ठीक है, वन टेल्ड में राइट और लेफ्ट दोनों आ जाते हैं। अ टेस्ट ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस वेयर द रीजन ऑफ रिजेक्शन इज only on one side of sample distribution is called one tailed। अगर आपका रिजेक्शन रीजन या माइनस में हो या प्लस में हो तो हम उसको वन टेल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में या प्लस में किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, या राइट होगा या लेफ्ट होगा। Suppose the null hypothesis state that mean is less than or equal to 50। ठीक है, मीन आपका less than equal to 50 है। The alternative would be that mean is greater than 50। ठीक है, the region of rejection would consist of range of number located on right side of sampling distribution that is a number greater than 50। ठीक है, a test of statistical hypothesis where the region of rejection is on both sides of sample distribution is called true tailed। जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में पॉसिबल हो सके रिजेक्शन रीजन, तो उसमें उसको आप ट्रू टेल्ड बोलते हो। इसकी एग्जांपल दी है, नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट मीन इज इक्वल टू 50। ठीक है, द अल्टरनेटिव वुड बी दैट मीन इज नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, the region of rejection would consist of range of number located on both sides sample distribution, that is region of rejection would consist partly of numbers were less than 50 and partly numbers were greater than 50। ठीक है, कुछ नंबर ग्रेटर देन 50 होंगे, कुछ नंबर लेसर देन 50 हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि आपका अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस 50 के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आज का लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि आपके जो टेस्ट हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, उसमें हम आपके
6 स्टेप इंक्लूडेड है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपना हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करने के बाद आया कि वो 0.01 है या 0.05 है। उसके बाद आप ये भी देखते हो कि इसके ऊपर कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे। सैंपल डाटा की रिक्वायरमेंट्स देखते हुए आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट देखते हो, उसको फाइनलाइज करते हो। उसके बाद आप क्रिटिकल रीजन डिसाइड करते हो। ठीक है, क्रिटिकल रीजन देखने के बाद आप जो टेस्ट से रिजल्ट आए हैं उसको कंप्यूट करते हो और फिर कंक्लूजन निकालते हो कि आपने अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आप अगर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने पे आपने उसके एरर्स देखे, एरर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ आपने देखी है। एरर कैलकुलेट करने के बाद आप उसको ये देखेंगे कि उसको कंप्यूट किस तरह करना है। आपका जो अल्टरनेटिव है, नल है, उसमें से कौन सा रिजेक्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल है। फिर आपने रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन देखा। क्रिटिकल रीजन टू टेल्ड भी हो सकता है, वन टेल्ड किस सूरत में होगा जब आपके पास या वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या वैल्यू नेगेटिव, आर पार वाला सीन हो कि या ग्रेटर है या लेसर है। ठीक है, जैसे इधर एग्जांपल दी है कि आपका जो मीन है वो लेस देन इक्वल टू 50 है नल में, और अल्टरनेटिव को देखते हुए आप अपना रिजेक्शन रीजन बनाते हो जिसमें आप देखते हो कि ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब जो आपका रिजेक्शन रीजन है जब वन टेल होगा, आपने देखा कि जो आपका अल्टरनेटिव था इसमें जस्ट 50 से अबव वैल्यूज, तो जितनी वैल्यूज ग्रेटर होंगी आपकी 50 से वो सारी आपके रिजेक्शन रीजन में भी शामिल हो सकती हैं। तो ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पे जाती हैं, इसलिए आपका ये जो होगा वो राइट साइडेड ग्राफ बनेगा। और अगर यही मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये हो जाता कि लेस देन और इक्वल टू 50, इसकी बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता लेस देन 50, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट साइडेड ग्राफ बन जाएगा और मेरी जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में जाएंगी। ठीक है, और रिजेक्शन रीजन नेगेटिव में जाएगा। ठीक हो गया। उसके बरक्स मैंने टू टेल बात की। टू टेल में अगर बात करते हैं कि इक्वल टू 50 नल है तो अल्टरनेटिव क्या है, नॉट इक्वल टू 50। तो इसमें हम कोई भी ग्रेटर देन लेसर देन डिसाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारी वैल्यूज ग्रेटर और लेसर दोनों हो सकती हैं। और जब ये दोनों वैल्यूज होंगी पॉसिबल तो हम क्या करेंगे कि अपना रिजेक्शन रीजन टू टिल्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।